हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एमपीएसआई हिस्ट्री के पीवाईक्यू जो सॉल्व करवा रही थी, जिनको हम एलिमिनेशन मेथड से करना सीख रहे थे कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे उनको कैसे डील करना है। तो चलिए, आई होप कि आपने पहले वाली इससे जो सीरीज़ आई है वो देख ली होगी। और इसके साथ साथ मैंने ज्योग्राफी की भी सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैंने बताया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट देख पाएंगे कि हमें कौन से सोर्सेज फॉलो करना है। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी का भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दादा भाई 1757 से लेकर 1857 के बीच भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो उसमें आंसर तक हमको कैसे पहुंचना है, इसका लगभग मैं एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से बताऊंगी। क्योंकि हिस्ट्री में लगभग यदि 10 क्वेश्चन हैं तो 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाइज हैं, जिनको देखकर क्या होता है, नॉर्मली जो व्यापम के एग्जाम्स होते हैं उनमें हमें वन लाइनर टाइप के फैक्ट पढ़ने की आदत होती है। लेकिन क्योंकि अब जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा है आयोग, तो हमें भी इस चीज़ का पैटर्न देखना पड़ेगा। इन क्वेश्चन से हम डरे नहीं, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमको सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन देखेंगे हम, कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पहला ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत का आशय केवल भारत से ब्रिटेन को बिना किसी अनुमति के भुगतान के कच्चे माल के अप्रतिदेय निर्यात से है। पहले तो मैं ये बता दूं कि हिस्ट्री में इनकेस एक्सट्रीम शब्द आते हैं, जैसे हो गया केवल, जैसे हो गया हमेशा, ठीक है, जैसे हो गया कभी नहीं, या इस तरीके से जो शब्द होते हैं एक्सट्रीम, ठीक है, वो हमेशा ही ज़्यादातर केसेस में गलत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अपवाद हर जगह होता है, केवल ये हमेशा हर जगह फिट नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। जब ये ऑप्शन आपका गलत होगा तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे तो गलत पहुँच, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट करना ही है। जैसे पूछा है इसमें कौन से सही है, तो एक तो आपका एटलीस्ट हट गया, तो आप 3 ऑप्शन पे तो आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसका है कि टू वे ट्रेन थ्योरी ये समझाती है कि टू वे ड्रेन थ्योरी यह दर्शाती है कि भारतीय राजस्व का उपयोग भारत के बाहर ब्रिटिश साम्राज्यवादी युद्धों जैसे चीन के विरुद्ध अफीम युद्ध और क्रीमिया युद्ध को वित्त पोषण करने में किया गया था। ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर है आपका ग्रेट हेज ऑफ इंडिया, एक कस्टम अवरोध था जिसे नमक जो राज्य का एकाधिकार था कि तस्करी रोकने के लिए बनाया गया था, और इसका निर्माण भारत से भेजने वाले होम चार्जेस से वित्त पोषित किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ये स्पेक्ट्रम में मेंशन है आपका ये। ठीक है, लेकिन एक दो क्वेश्चंस के लिए इतनी मोटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस मुझे बताना था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 2 और 3 इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसमें भी 3 स्टेटमेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे सामने जनरल स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन की लेंथ देखकर ही डर जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन को ब्रेक करके पहले पढ़ना है, फिर समझना है। ठीक है, पहला इसमें स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पहले देखते हैं कि 1857 के विद्रोह को भड़काने वाली तात्कालीन सैन्य शिकायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था, उसके अनुसार सैनिकों को विदेश सेवा करनी होती थी जो उच्च जाति के हिंदुओं के मान्यताओं के खिलाफ थी। ये आपको पता ही है कि पहले उच्च जाति जो हिंदू धर्म के लोग थे उनको समुद्र पार करने पे पाप समझा जाता था। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, तो ये जो जनरल स्टेटमेंट हमेशा ज़्यादातर सही होते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न 1853 एनफील्ड राइफल का परिचय, उसकी कारतूसों जिसकी कारतूसों में गाय और चर्बी वाले जो सुअर की चर्बी वाले होने की अफवाह थी, विद्रोह का अंतिम ट्रिगर पॉइंट बना। जब हम 1857 की क्रांति के कारण पढ़ते हैं तो ये तात्कालिक कारण में यही आता है कि उस समय पे कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगे होने की अफवाह थी। ठीक है, थर्ड नंबर का है ब्रिटिश की नीति जिसके तहत बंगाल सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, जो असंतोष का प्रमुख कारण था। ठीक है, उच्च पदों पर मेनली यूरोपीय सैनिक ही थे। तो ओवरऑल क्या होता है इसमें हमको देखना था सही, तो ये जनरल स्टेटमेंट थे तीनों, तो इसका ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका हर्षवर्धन के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द शकलोत्तर पथ का सबसे अच्छा मतलब इस प्रकार है। मैंने ये इससे पहले जो वीडियो था हिस्ट्री का उसमें भी बताया है कि जब आपको क्वेश्चन नहीं आए तो आपको जो क्वेश्चन में जो टर्म है उसको ब्रेक करना है। जैसे यदि हम इस टर्म को लिखेंगे तो कैसे ब्रेक होगी ये, सकल, उत्तर और पथ।
ठीक, इस तरीके से ब्रेक होगा। इट मीन्स कि इसमें क्या निकल रहा है, उत्तर, और ये शब्द आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है वही आंसर होगा। तो उत्तरी मार्ग क्या सॉरी, उत्तरी मार्ग या क्षेत्र का स्वामी, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, सेकंड वाला। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनके ऑप्शन और क्वेश्चंस को ब्रेक करना है, और जो शब्द आपके आंसर से मिलते जुलते हैं वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के जागीरदारी संकट के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जागीरदारी संकट क्या होता है कि यहाँ पे वेतन के बदले जागीरें दी जाने लगी थी। तो जब अधिक जो केंद्रीकरण की नीति थी कि केंद्र में यहाँ पे रहेगा, जो आपकी केंद्रीकरण की नीति थी मुगल साम्राज्यों की, कि वो यहाँ से जैसे दिल्ली से यदि शासन कर रहे हैं इन क्षेत्रों पर, तो यहाँ पे वेतन के बदले वहाँ की जागीर देते थे। जागीर मतलब जमीन का टुकड़ा जिससे पेमेंट नहीं देना पड़ता था नगद, और जागीर देते थे। तो वहाँ पे ही उनका शासन चलने लगता था फिर पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, यही इसका ऑप्शन देखेंगे अब हम, ऑप्शन क्या क्या है। तो यह मुख्यतः, तो इसका मेनली हो गया यह मुख्यतः प्रशासन के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण हुआ, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा। तो ऐसा हो नहीं सकता, एक्सट्रीम वर्ड यहाँ भी है, कोई नहीं, कभी नहीं, इस तरीके का नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जब ऑप्शन देखेंगे नस, ये एक शब्द देखेंगे। जब आप मुगल काल पीरियड या मुगल पीरियड पढ़ेंगे अपने उसमें, तो जो भी आपको नए टर्म मिलेंगे उसको आप जरूर से देखेंगे, क्योंकि उसमें आपको देखेंगे कि लास्ट ईयर जो अभी इससे पहले वीडियो करवाया उसमें भी एक क्वेश्चन था और इसमें भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो नस राजस्व खेती की एक प्रथा है, उसमें मलिक उज जमानी राजस्व अनुदान का एक प्रकार, राजस्व सट्टेबाजी का एक वर्ग उत्पन्न कर संकट को और बढ़ा दिया। ठीक है, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये सही है। संकट औरंगजेब के शासनकाल में अधिक तीव्र था, क्योंकि उसकी लंबी और महंगी दक्कन अभियान, आप सबको पता है औरंगजेब का दक्कन अभियान चला था। ठीक है, इससे मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हो गई, जबकि उत्पादक जागीरों की समान वृद्धि नहीं हुई। तो जनरल स्टेटमेंट है, और आपको पता ही है कि औरंगजेब ने दक्कन में क्या किया था, वहाँ पे जागीर बांटकर वहाँ खुद शासन नहीं किया था, केंद्रीकरण के तहत हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जब पहला गलत होता है तो आपका, जब फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ तो ऑटोमेटिक ये दोनों गलत हो जाते हैं, फिर आपको इन दोनों में से काम करते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे 50-50 पर पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं से कुछ सही। हमको एक एक मतलब जब एग्जाम होता है तो आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन कितना मायने रखता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ एक क्वेश्चन से बाहर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नहीं बनेगा एटलीस्ट हम 100% से 75 पे पहुँचेंगे, फिर 50-50 पे तो पहुँचेंगे। और फिर प्रीलिम्स में यदि जैसे लास्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस तरीके से हम अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। भक्ति आंदोलन का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इससे पहले वाला लास्ट का वीडियो नहीं देखा था आप उसे जरूर देखें। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन हम देखेंगे, भक्ति आंदोलन की समन्वयकारी परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो क्या पूछा जाएगा, सही है या नहीं है, उस पर हमेशा सबसे पहले सर्कल करना है, ये मैं बार बार बता रही हूँ आपको। पहला है, महाराष्ट्र का वारकरी पंथ जिसे तुकाराम और नामदेव जैसे संतों ने नेतृत्व किया, तो ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ तक तो आपको इनकेस नहीं भी पता होता तो यहाँ तक तो आपका सही है। इन्होंने बाहरी अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा और जाति व्यवस्था की महत्ता को दृढ़ता से अस्वीकार किया। इसमें आप पहले देखेंगे दृढ़ता से, कोई भी चीज़ इतनी एक्सट्रीम तरीके से नहीं होती है जनरल चीज़ों के लिए, इसमें आपको कोई कहाँ लग रहा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे तीर्थ यात्रा, ऐसा कोई सा, यदि आपने थोड़ी बहुत भी ध्यानपूर्वक यदि पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो ऐसा कोई सा पंथ, धर्म या फिर संप्रदाय नहीं था जिसने तीर्थ यात्रा को मना किया हो। ठीक है, तो ये वाला यदि वर्ड को आप समझ पाएंगे तो ये स्टेटमेंट आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। जब फर्स्ट गलत होगा तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे जब, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन हटा और ये ऑप्शन हटा, फिर से हम 50-50 पर पहुंच गए। फिर एक ऑप्शन बचता है केवल 2 और केवल 2 और 3, इट मीन्स कि 2 तो तीनों में ही है, मतलब हमने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, दूसरा ऑप्शन तो सही ही है, ये फिक्स हो गया आपका। तो जब दूसरा ऑप्शन सही है तो हम इसे पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आएंगे। तो जब थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो कर्नाटक का जो वीर शैव आंदोलन है जिसे बसवन्ना ने स्थापित किया था, यह मुख्यतः निर्गुण परंपरा से था, जिसने प्रपत्ति या दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण के सिद्धांत पर बल दिया। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए थे, नॉलेज का ही यहाँ पे खेल होता कि जब आप 50-50 पे पहुंचे थे, ये निर्गुण नहीं था, यह सगुण परंपरा से था।
ठीक है, इसलिए आपको यदि इनकेस तुक्का भी लगाते, कुछ लोग ये लगाते, कुछ लोग ये लगाते, तो किसी का ना किसी का तो सही होता ही होता। तो ठीक है, इसका आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2। आपको पता भी नहीं था तब भी आप यहाँ पे 50-50 में पहुंचे हैं। ठीक है, मैं ये वाली एलिमिनेशन जो मेथड है, आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उन पे पहुंच रही है। इस टाइप की जो ट्रिक्स होती हैं एलिमिनेशन मेथड, यूपीएससी में काम करती है। ठीक है, उसी का ही पैटर्न अपना रहा है हमारे यहाँ पे भी, तो हम भी वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, हालांकि अब इस तरीके की एलिमिनेशन ट्रिक अब यूपीएससी में काम नहीं करती हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ पे एमपी व्यापम ने ये वाला पैटर्न आया है, तो हमें इसमें अब हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें तो एग्जाम पास करना है, कहीं से भी ट्रिक लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागर और द्रविड़ मंदिर शैलियों के बीच निम्नलिखित तुलनाओं पर विचार कीजिए। तो देखेंगे हम, नागर शिखर में नागर मंदिर में शिखर पर बल देते हैं, जबकि द्रविड़ मंदिर में गोपुरम पर बल देते हैं। अच्छा, पूछा क्या है, कितने कथन सही हैं? तो फिर नेक्स्ट पूछेंगे, नागर शैली होती है, द्रविड़ शैली होती है। ठीक है, नागर में आपके शिखर पर बल देते हैं, ये बात सही है। ठीक है, और द्रविड़ मंदिर में गोपुरम मतलब होता है गेट। ठीक है, जो मेन गेट होता है उसको द्रविड़ मंदिर शैली में गोपुरम बोलते हैं, जिसको हम लोग मुख्य द्वार बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या? गोपुरम। द्रविड़ शैली में विमान और नागर शैली के शिखर के समकक्ष होता है। फिर है आपका द्रविड़ मंदिर परिसर में सहायक मंदिर सदैव समकेंद्रित आयताकार प्रकारों के भीतर घिरे होते हैं। तो इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ये वाला। ठीक है, आयताकार मंदिरों में इस तरीके से घिरे होते हैं। ठीक है, या इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेस सेंसरशिप एक्ट कब पारित हुआ था? इसका आंसर, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि राज्य चिन्ह में लिखे गए शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपके लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी दिया हुआ है 7th क्लास की में। ठीक है, 7th क्लास की हिस्ट्री में ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया हमने सत्यमेव जयते। फिर नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? ये भी एनसीईआरटी, हालांकि बिल्कुल जनरल फैक्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये 6th एनसीईआरटी हिस्ट्री की। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आप सबको ही पता है। ठीक है, कौटिल्य है। इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें पॉलिटी के बारे में बताया है कि किसी राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजा के कैसे गुण होने चाहिए, उसमें सप्तांग के माध्यम से राजा को किन किन चीज़ों का ध्यान रख रही, इसके बारे में, मतलब ओवरऑल राजनीति शास्त्र के बारे में वर्णन है। बुक क्या है? बुक का नाम है अर्थशास्त्र। ये जरूर ध्यान रखेंगे, इकोनॉमी संबंधित नहीं, पॉलिटी से संबंधित बुक रही है। कभी इनकेस इसके कंटेस्ट से सवाल आता है तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, हिंदू शब्द मूल रूप किस भाषा से लिया गया है? इसमें ये देखेंगे कि आपको पता है, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो जो हिंदू शब्द है मूल रूप से लिया गया आपका, आप सबको पता होगा, सिंधु नदी जो नाम है उसका नाम क्या है? इंडस, क्योंकि सा बोलने में दिक्कत होती थी फारसी में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम फिर पड़ा था बाद में, पुरानी फारसी ओल्ड पर्सियन शब्द से लिया गया है सिंधु। सिंधु नदी थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा था? हिंदू। और फिर एक ये भी था कि हिंदू कुश पर्वत था, हिंदू कुश पर्वत के बाद में था ये सिंधु। तो दोनों कंटेस्ट में आप देखेंगे तो पुरानी फारसी और ओल्ड पर्सियन से लिया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नेक्स्ट शिफ्ट का, कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कौन सा? 1942 के संबंध में। इन केस आपको स्टेटमेंट देख के समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे भी आपको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा समझाऊंगी कि आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के में जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है, कि गांधी जी द्वारा दिए गए करो या मरो का आह्वान एक अधिक उग्र जनसंघर्ष की ओर संपर्क था। इसमें आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अधिक उग्र आप सबको पता है कि, और ये स्वीकृत था। ठीक है, गांधी जी ने हमेशा से अहिंसा का समर्थन किया है, तो इसमें उग्र वाली बात तो आ ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए हिंसा और उग्र वाली चीजें तो हमेशा गलत हो जाएंगी। जब ऑप्शन 1 गलत है तो आप यहाँ पे एलिमिनेट क्या क्या कर पाएंगे? 2 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, केवल 1 और 2 और 1 और 3। ठीक है, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, आप फिर से पहुंच गया किस पे? 50-50 पे। लास्ट अभी जो क्वेश्चंस करवाए उसमें भी यही था, 3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट थे, उसमें हम 50-50 पे पहुंच रहे थे। सेम यहाँ पे भी हम 50-50 में आ गए। अब देखेंगे हम दोनों में ऑप्शन कौन से कॉमन है। तो दोनों में ऑप्शन कोई कॉमन है क्या? नहीं। तो भाई यहाँ पे तो पढ़ना पड़ेगा, केवल 2 सही होगा या केवल 3, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन पूछा क्या है कि कौन से कथन असत्य हैं। तो ये देखो, मैंने ही यहीं पे नोटिस नहीं किया कि सही पूछा है या गलत पूछा है, तो पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो इट मीन्स कि ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन?
कि केवल 2 और केवल 3 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि असत्य एक भी है और असत्य यहाँ पे भी है, तो हमको दोनों स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहीं आपके सामने मुझसे ही गलती हो गई कि सत्य और असत्य पे मैं ध्यान ही नहीं दे पाई, तो ऐसा ही कई बार एग्जाम में भी हो जाता है। लेकिन यह आंदोलन, सेकंड ऑप्शन है आपका कि यह आंदोलन पूरी तरीके से स्वतः स्फूर्त और बिना योजना का था। कोई भी आंदोलन बिना योजना का कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए कि कोई जो आंदोलन है वो बिना बिना उसका हो जाएगा क्या? नहीं। किसी भी आंदोलन के लिए पहले योजना बनानी पड़ती है, लीडरशिप होती है, तब कहीं जाके ये आंदोलन सफल होते हैं। तो ये भी गलत हो गया आपका पहला, और दूसरा भी गलत हो गया। तो असत्य पूछा था आपसे, तो इन दोनों ऑप्शन पे ही था, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा पहला और दूसरा असत्य है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। 3 को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जब पहले में हम श्योर हो गए कि वो गलत है, तो बाकी का ऑप्शन पढ़ने पर टाइम वेस्ट ही क्यों करना। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि आपको ऑप्शन पढ़ने पर टाइम वेस्ट नहीं करना है जब आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको, यहाँ पे मेरा मेन उद्देश्य, आप इस सीरीज को प्रारंभ करने का मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं था कि मैं आपको आंसर्स बताऊं। आंसर्स तो आप कहीं से भी देख लेंगे, गूगल पे ही चेक कर लेंगे, लेकिन उन आंसर्स को कैसे सॉल्व, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आंसर तक आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कैसे पहुंचेंगे, 50-50 करना पड़े या कैसे भी, वो मुझे सिखाना था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये सब चीज़ें यूपीएससी में पहले सिखाई जाती थी। ठीक है, वैदिक साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से कौन सा कथन सही है। क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सही है? तो पहला है आपका, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें मुख्यतः इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं को समर्पित स्रोत है। यह संहिताओं की शुरुआत को दर्शाता है। ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है और सही है, यहाँ पे कोई एक्सट्रीम वर्ड भी नहीं है, कोई इस तरीके के मुख्यतः वो भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्राह्मण वेदों से जुड़े हुए अनुष्ठानिक ग्रंथ हैं जो वैदिक यज्ञों की विधियों और प्रतीकों की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, ये भी सही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम कि अरण्यक और उपनिषद मुख्यतः वनवासी और सन्यासियों से संबंधित है और दार्शनिक आधार बनाते हैं जो अनुष्ठानवाद से आध्यात्म इसकी ओर संक्रमण करते हैं। तीनों जनरल स्टेटमेंट है और तीनों के यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बज्जी परिसंघ जैसे गढ़ संघों का मगध जैसे राजतंत्रों के हाथों पतन एक क्लासिक विषय है। देखो, आप सबको पता होगा कि 2 ही गणतंत्र माने जाते हैं। कौन सा? पहला था बज्जी और दूसरा था आपका मल्ल। ये दोनों ही गणतंत्र थे पहले। ठीक है, 16 में से 2 गणतंत्र थे। ठीक है, बाकी 14 में राजतंत्र थे। आपको सबको पता होगा कि 16 महाजनपद रहे हैं आपके पूरे काल में। उसमें से क्या था? 2 आपके गणतंत्र थे, बज्जी और मल्ल। ठीक है, इसमें से देखेंगे हम कि बज्जी गण के बारे में क्वेश्चन है, केंद्रीकृत राजतंत्रों की जीत सुनिश्चित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे ज्यादा निर्णायक रहा। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे ज्यादा कहाँ, तो पहला ऑप्शन है कि मगध और कौशल जैसे बड़े राजतंत्रों के पास उपलब्ध श्रेष्ठ आर्थिक संसाधन और जनशक्ति। सबको पता है मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली शासन था, उस शक्तिशाली राज्य था उस समय, तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, सामूहिक नेतृत्व की तुलना में एक शक्तिशाली एक राष्ट्र की वैचारिक अपील। तीसरा ऑप्शन है आपकी, राजाओं की क्षमता की वे नियमित राजस्व प्रणाली से वित्त पोषित बड़ी स्थानीय से पेशेवर सेना रख सके और निर्मम राजनीतिक रणनीतियां अपनाएं। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, निर्मम वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ब्राह्मण पुरोहित वर्ग द्वारा दिए गए अनुधार्मिक अनुदान अनुमोदन जिसे राजा के शासन को दिव्य व वैध घोषित किया। ठीक है, ये इसमें से आप, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से जनपद का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से लिया है। कहाँ से लिया है ये क्वेश्चन? एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि जनपद में जनपद से क्या तात्पर्य है, तो वह भूमि जहाँ कोई जनजाति बसती है। ठीक है, जनपद में हमको पहले जहाँ तक पता होता रहता है कि या तो राज्य होगा या गांव होगा या किला। किला तो खैर नहीं सोच पाते, लेकिन इन दो में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जनपद मतलब होता है वह भूमि जहाँ जनजाति बसती हैं, और ये क्लियर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है आई थिंक इस सीरीज का, तो ये आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम इस तरीके के वन लाइनर फैक्ट तो बहुत याद कर लेते हैं, तो 5-6 क्वेश्चन आपके वन लाइनर रहे भी हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन इजी टू डील होते हैं। लेकिन जब पहली बार इस तरीके के स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए थे, क्योंकि इस तरीके से तो एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन नहीं आते, तो ये एमपी के बच्चों के लिए बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था। तो ऐसा अब आगे रहे तो उसको हम कैसे डील करेंगे, हमको वही देखना है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। फिर नेक्स्ट है आपका, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धियां अंकित हैं। तो ये सबको पता है कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियां यहाँ पे अंकित हैं।
ठीक है, किसकी, समुद्र, इनका एक दरबारी कवि था, किस, उसका नाम क्या था, हरिशेन। क्या था इनके दरबारी कवि का नाम, हरिशेन था। उन्होंने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, क्या लिखा था, इलाहाबाद प्रशस्ति। ठीक है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति में जो था उसी का ही फिर यहाँ पे क्या हुआ, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में अंकित है। क्या, किसका होगा वो, तो समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आईएनए का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट था आपका, दिल्ली सल्तनत की तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये इसमें यदि आपको पहुंचना है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपका फैक्चुअल हो गया। ठीक है, यदि ये वाला क्वेश्चन में आपको आंसर तक पहुंचना है तो आप सबको पता है कि यदि दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का पूछेंगे तो फिरोज शाह तुगलक एक शक्तिशाली शासक था। तो शक्तिशाली जो शासक रहे हैं वो कभी अंत पे तो नहीं हो सकते। तो इतना तो आपको कॉमन सेंस लगाना ही है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे नुसरत शाह और नासिरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो ये दोनों तो आपके होने से रहे। ठीक है, ये दोनों आपके नहीं हो सकते लास्ट। ठीक है, ये बीच के रहे हैं लगभग। तो बचता है फिर आपको इन दोनों में से, तो 50-50 पे आप यहाँ भी पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी। तो सबको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, हरिहर बुक्का ने। ठीक है, तो ये हो गए आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगभग। आशा करूंगी कि आपको ये पसंद आए और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में या समझने में कि हमें कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, आगे कैसे हमको माइंडसेट रखना है कि कुछ नहीं बने तो कैसे आंसर्स तक पहुँचे। यदि इसमें आपको हेल्प हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। कोई सजेशन हो तो भी वो बताएं, क्योंकि अभी मैंने नया स्टार्ट किया है ये वाला, तो आई होप कि ये आपको पसंद आए। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने का प्रयास कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।